नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इग्नू एमएचडी कोर्स के यानी कि एमए इन हिंदी लिटरेचर के पेपर कोड एमएचडी 05 पर चर्चा। इसका एक टॉपिक होगा काव्य लक्षण एवं विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रस्तुत लक्षण, यानी कि काव्य क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं एवं विभिन्न आचार्यों द्वारा क्या काव्य के लक्षण बताए गए, क्या परिभाषाएं दी गई, जिसमें संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या चर्चा की गई है काव्य लक्षण को लेकर, इस पर बात करेंगे एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वानों ने काव्य लक्षण को लेकर क्या चर्चाएं की हैं, क्या मत प्रस्तुत किए हैं, उस पर हम विचार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम हम यहां जानेंगे कि काव्य के लक्षण क्या है, काव्य की परिभाषा जानेंगे एवं काव्य का लक्षण कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सर्वप्रथम देखते हैं काव्य क्या है। काव्य भारतीय वांग्मय का एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत समस्त सृजनात्मक साहित्य शामिल हो जाता है, जिसमें नाटक, गद्य साहित्य, पद्य, काव्य, चंपू आदि सभी कुछ सम्मिलित है। यानी कि संस्मरण, कहानी, नाटक, सब कुछ, उपन्यास, सब कुछ इसमें आता है काव्य के अंदर। जनरली हम लोग काव्य का मतलब कविता समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काव्य एक विस्तृत शब्द है जिसका तात्पर्य होता है कि उसमें सारी चीजें हैं। कविता काव्य का एक अंग है, ना कि काव्य का पर्यायवाची है कविता। ठीक है, तो ये रही। परंतु विश्व में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का आरंभ काव्य के रूप में होता है, यानी कि कविता के रूप में। आदि कवि वाल्मीकि एवं होमर आदि की वाणी कविता के रूप में ही प्रस्फुटित हुई। सबसे पहले कविता से ही प्रारंभ होता है साहित्य का, काव्य का। अतः काव्य लक्षण से तात्पर्य कविता की विशिष्टताएं, उसका स्वरूप विवेचन एवं उसकी परिभाषा है। यानी कि जब हम बात करेंगे यहाँ पे काव्य की, तो वहां पे कविता की परिभाषाएं दी जा रही होंगी। कुल मिलाकर ऐसा हम मान के चलेंगे, कविता के लक्षण प्रस्तुत किए जा रहे होंगे। ठीक है, तो काव्य लक्षण पर बात करते हैं। काव्य लक्षण में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वह है कि काव्य सार गर्भित, संक्षिप्त, सूत्रबद्ध एवं अर्थवान होना चाहिए। यानी कि वो सार गर्भित हो, संक्षिप्त हो, सूत्रबद्ध हो, कोई भी फालतू शब्द उसमें ना आया हो। ठीक है, अर्थवान हो और एक अर्थ दे रहा हो। उसमें कोई परिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए कि जो पाठक को आसानी से समझ में ना आए, जिसे समझने में कठिनाई हो रही हो पाठक को, ऐसा उसमें कोई भी शब्द, परिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें आदि व्याप्ति, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा व्याप्ति, अति व्याप्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। बहुत संक्षिप्त, सूत्रबद्ध होना चाहिए, हमने पहले ही बात की। लक्षण तार्किक, स्पष्ट और सहज बोधगम्य होना चाहिए। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जैसा काव्य लक्षण दिया गया, उसमें यह बताया गया है कि लक्षण जो है तार्किक होना चाहिए, स्पष्ट और सहज बोधगम्य होना चाहिए, कि उसका कोई तर्क हो, स्पष्ट हो एवं बोधगम्य अर्थात आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए। उसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें काव्य की सभी विशेषताएं बतानी चाहिए, कोई विशेषता छूटनी नहीं चाहिए। यानी कि उसमें काव्य की सभी विशेषताएं हैं, तभी वह एक कविता बन पाएगा। और संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य मतों की बात करें, लक्षणों की बात करें, परिभाषाओं की बात करें, तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने नाटक पर आधारित काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। उन्होंने मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता एवं रस प्रवाहित करने की क्षमता को जो है, इन्होंने कहा कि यही जो है काव्य के लक्षण है। उसके बाद अगला नाम जो इसमें आता है वह है आचार्य भामा। आचार्य भामा के बारे में मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियोज में परिचित कराया हुआ है। तो अब देखते हैं आचार्य भामा के क्या मत है, वे क्या तर्क देते हैं। तो इनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य कहलाता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इन्होंने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। इनका यह लक्षण केवल काव्य पर घटित नहीं होता, प्रत्येक प्रकार के सार्थक कथन और लोकवार्ता और शास्त्र कथन पर भी घटित होता है।
तो इस प्रकार इन्होंने ये मत दिया कि शब्द और अर्थ का जो समाहित संपूर्ण भाव है वही काव्य है। शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो इनका मत ये रहा, इतनी चीज याद रखेंगे तो एग्जाम हॉल में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, जो अगले आचार्य आते हुए है आचार्य दंडी। इनके अनुसार इष्ट अर्थ से परिपूर्ण पदावली काव्य का शरीर है। शरीर सावध इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इन्होंने यह कहा कि शरीर सावध इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्ट अर्थ में उनका तात्पर्य क्या है? अगर वे यहाँ पे इष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य है अलंकार जन्य आह्लाद। वहां इष्ट शब्द का तात्पर्य हम ले सकते हैं कि अलंकार जन्य आह्लाद। दंडी का उक्त कथन, यानी कि जो इन्होंने कहा कि शरीर सावध इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इसका जो है कथन काव्य शरीर का स्वरूप प्रस्तुत करता है, ना कि काव्य का। ये किसका स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है? काव्य का लक्षण नहीं दे रहा है। इन्होंने काव्य लक्षण देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने काव्य के शरीर के मतलब ऊपरी आयाम का लक्षण प्रस्तुत कर दिया, आंतरिकता में ये नहीं जा पाए। इनमें एक दोष यह है कि काव्य का शरीर पदावली नहीं है, अपितु शब्द और अर्थ दोनों का समन्वित रूप है। यानी कि जो काव्य का शरीर है, जो ऊपरी ढांचा है, उस शब्द और अर्थ का समन्वित रूप है, वो कहां से काव्य हो जाएगा? तो इस प्रकार इनका मत ये रहा, शरीर सावध इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अगले आचार्य की बात करें तो आचार्य वामन का नाम आता है। तो इनके अनुसार काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो। इन्होंने गुण को प्राथमिकता दी है। हमने पिछले वीडियोज में भी इन पर बात की है, मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप देख लीजिएगा एक बार। वो टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो, और उसकी आत्मा है रीति। वामन क्या है? रीतिवादी है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने गुण को प्राथमिकता दी है, जिसमें गुण नित्य रूप से विद्यमान रहना चाहिए और अलंकार अनित्य रूप से, वही क्या है? काव्य है इनके अनुसार। अगले संस्कृत आचार्य में आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन का क्या मत है? काव्य उस शब्दार्थ रूप शरीर को कहते हैं, यानी कि काव्य उस शब्द और अर्थ से बने शरीर को कहेंगे जो कवि के वक्र व्यापार वक्रोक्त युक्त कथन विशेष से युक्त तथा सहृदय जनों के आह्लादक बंध में रचे गए हैं। इस काव्य लक्षण में वक्रोक्ति पर बल दिया गया है, यानी कि जो कुंतक है किस पर बल देते हैं? वक्रोक्ति पर बल देते हैं, जो कि एक परिभाषिक शब्द होने के कारण सुगम नहीं। वक्रोक्ति एक परिभाषिक शब्द हो जाता है, दुष्कर है एक सामान्य पाठक के लिए समझ पाना वक्रोक्ति का तात्पर्य क्या है, इसीलिए इसका ये एक दोष हो जाता है। तो इनका मत क्या रहा? इनका मत रहा कि परस्पर संबद्ध शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अगले आचार्य की तरफ बढ़े तो आचार्य मम्मट का नाम आता है। आचार्य मम्मट कौन है और इन्होंने क्या लक्षण प्रस्तुत किया? मम्मट के बारे में मैंने पहले बताया, यहां लक्षण की बात करते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुण वन लंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित और गुण तथा अलंकार सहित शब्दार्थ का नाम काव्य है, जिसमें जो दोष रहित हो और उसमें गुण और अलंकार दोनों विद्यमान हो, वही क्या है? काव्य है। मम्मट ने क्या किया? जो है आचार्य वामन के और आचार्य भामा के मतों को मिला दिया। इसके बाद कहीं कहीं अलंकार के स्फुट न होने पर भी दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ को काव्य कहा जा सकता है। इन्होंने यह भी कहा कि कहीं कहीं अगर अलंकार नहीं है तब भी उसे हम काव्य कहेंगे। निष्कर्षता इनके अनुसार क्या, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो काव्य में निर्दोषता और सगुणता अनिवार्य तत्व है और स्फुट सालंकारता वैकल्पिक तत्व है। यानी कि सगुणता एवं निर्दोषता ये तो होना ही चाहिए, अलंकार अगर कहीं नहीं है तब भी चलेगा। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट का मत रहा। और आचार्य विश्वनाथ का, पंडित विश्वनाथ क्या मत प्रस्तुत करते हैं? तो इन्होंने काव्य लक्षण किस प्रकार बताया वो देखते हैं कि वाक्य रसात्मकम काव्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है। यानी कि जिन वाक्यों की आत्मा रस है, यानी कि जिन वाक्यों में रस परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है, विद्यमान है, वही क्या है? वही काव्य है।
यहां रस से आशय रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति से, यानी कि इन्होंने अभी रस का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया। यह सत्य है कि काव्य का बहुभाग इन 8 तत्वों में समाविष्ट हो सकता है, फिर भी काव्य का पर्याप्त भाग ऐसा बचा रह जाता है जो रस की शास्त्रीय परिधि में समन्वित नहीं हो पाता। अतः हम देखते हैं कि यह लक्षण भी अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इन्होंने क्या मत दिया, तो इन्होंने यही मत दिया कि वाक्य रसात्मकम काव्यम, यानी कि जो वाक्य रस से परिपूर्ण है वही काव्य है। अब अगले आचार्य आते हैं, आचार्य जगन्नाथ। इन्होंने क्या काव्य लक्षण दिया, तो इस पर चर्चा करें तो इनके द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण इस प्रकार है, जैसे रमणीयाथ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी कि वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है वही काव्य है। रमणीयता शब्द ना केवल रस का वाचक है बल्कि वाक्य के किसी भी तत्व जैसे ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, अलंकार, रीति, वक्रोक्त से प्राप्त आनंद, लोकोत्तर आह्लाद, चमत्कार आदि सबका वाचक है। यहां पे रस का तात्पर्य क्या हुआ, रमणीयता का तात्पर्य क्या हुआ, उसमें क्या है, उसमें रस भी है और ध्वनि भी है, गुणीभूत व्यंग भी है, अलंकार भी है, रीति भी है, वक्रोक्त भी है, सब कुछ है। तो यहां रमणीयता का अर्थ ये हो गया कि ये चीज है जिसमें है वही क्या है, काव्य। तो ये तो रहा संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण। अब बात करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, यानी कि पश्चात काव्य शास्त्रियों ने क्या लक्षण प्रस्तुत किए, जो पाश्चात्य यानी पश्चिमी विद्वान रहे उन्होंने क्या लक्षण दिया है, इस पर विचार अब हम करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे पाश्चात्य काव्य लक्षण की ओर। यहां पे सबसे पहला मत जो आता है वह प्लेटो का है। प्लेटो क्या कहते हैं, तो आचार्य प्लेटो के बारे में पहले बात करते हैं। तो इनका समय जो है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के आसपास बैठता है। तो आचार्य प्लेटो ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत है, यानी कि जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है उसकी नींव कहीं है तो वो आचार्य प्लूटो में है। उन्होंने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया, जो साहित्य की अनेक आदि समस्याएं हैं उन सब पर उन्होंने विचार किया, किंतु उन्होंने काव्य की परिभाषा देने का प्रयत्न नहीं किया, केवल काव्य का विवेचन किया है। काव्य पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है। आचार्य प्लेटो का मत है कि जो काव्य है वो किसका अनुकरण कर रहा है, प्रकृति का, और प्रकृति सत्य का अनुकरण कर रही है। यानी कि अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वह सत्य से दूर हो जाता है, वह यानी कि काव्य। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। काव्य प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वह सत्य से दूर हो जाता है। तो यह मत था प्लेटो का। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु ने भी काव्य की परिभाषा नहीं दी, ठीक उसी प्रकार जैसे प्लेटो ने नहीं दी, लेकिन काव्य विवेचन के दौरान ऐसे विचार व्यक्त किए हैं कि उनके आधार पर काव्य लक्षण का निर्माण किया जा सकता है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि काव्य एक कला है। अरस्तु का मानना है कि काव्य एक कला है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, वह भी अनुकरण करता है। जैसे कलाकार क्या है, प्रकृति में कोई जंगल देखा तो उसका चित्र क्या किया, अपने उस पे कैनवस पे बना दिया। तो वही सेम चीज जो है क्या कर रहा है, कवि कर रहा है, वह अपने कागज पर क्या कर रहा है, शब्दों से उसी प्रकृति का वर्णन कर दे रहा है। तो इस प्रकार इनका ये मत था। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने और क्या विचार दिया, तो उसमें इन्होंने और क्या कहा है उस पर देखते हैं। कि सबसे पहली चीज उन्होंने बताई, काव्य एक कला है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि अनुकरता है। महाकाव्य, त्रासदी, कामद और रौद्र स्रोत तथा वंशी बीड़ा संगीत के अधिकांश भेद अपने सामान्य रूप में अनुकरण के ही प्रकार है। यानी जो भी महाकाव्य रचे गए, ट्रेजेडी रची गई, कामद, रौद्र स्रोत जो भी रचा गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का अनुकरण है। कुछ कलाएं ऐसी हैं, कुछ कलाएं ऐसी भी हैं जो सभी का उपयोग करती हैं, जैसे लय, राग,
छंद, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। लय भी होती है, राग भी होता है, छंद भी होता है, सभी का प्रयोग उसमें होता है। जैसे रौद्र स्रोत, राग प्रधान काव्य, त्रासदी और कामदी जो है ये इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सभी कलाओं का प्रयोग किया गया है। और अरस्तु का अनुकरण से तात्पर्य क्या है? वह नकल ना होकर, अनुकरण का मतलब नकल नहीं है, अनुकरण का मतलब क्या है? पुनः सृजन। यानी कि उन्होंने जो कहा कि काव्य एक कला है, चित्रकार उसका अनुकरण करता है, तो यहां अनुकरण का मतलब क्या हुआ? यहां अनुकरण का मतलब हुआ पुनर्सृजन, ना कि उसकी नकल कर लेना। ठीक है, तो ये बात रही। और अरस्तु के अनुसार काव्य लक्षण अगर अब हम इन विवेचन के आधार पर बनाए तो इसका काव्य लक्षण बन जाता है काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यानी काव्य क्या है? भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण क्या है? काव्य कहलाता है। इसके बाद अब बात करते हैं आगे, अगले जो है आचार्य जो आते हैं उन पर। तो अगले आचार्य हैं लंजाइनस। लंजाइनस क्या है, इनका क्या विचार है, इस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने अपनी काव्य कृति, यानी कि इनकी जो कृति रही है पोरिप्सुन्स, इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें जो है कला के आधार पर इन्होंने सिद्धांतों का विवेचन किया है। यानी कि जो कि कला के आधारभूत सिद्धांत रहे उनका विवेचन लंजाइनस ने किया है। ये जो है यूनानी काव्य शास्त्र में अरस्तु के बाद जो है इनका बहुत ही आदर के साथ नाम लिया जाता है। जैसे अरस्तु थे, अरस्तु के बाद जो स्थान है, आदरणीय स्थान है, लंजाइनस का ही है। लेकिन वे भी अरस्तु की ही बात काव्य और प्रकृति के अंतः संबंध पर ही विचार करते हैं। जैसे अरस्तु ने किया था ठीक वही ये भी कर रहे हैं। काव्य का प्राण तत्व है उदात्त तत्व। इन्होंने माना कि काव्य का जो प्राण तत्व है वो क्या है? उदात्त तत्व है। काव्य की अंतर्वस्तु और अभिव्यंजना दोनों में उनकी सही व्याप्ति से ही रचना महान या उत्कृष्ट बनती है। इनका विचार था काव्य की अंतर्वस्तु और अभिव्यंजना दोनों में उसकी सही व्याप्ति हो, जब वो दोनों में सही रूप से विद्यमान हो तभी रचना जो है, जो कृति है, जो काव्य है वो महान बनेगा और उत्कृष्ट बनेगा। लंजाइनस ने काव्य लक्षण देने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन काव्य लक्षण के सूत्र दिए। उन्होंने काव्य लक्षण नहीं दिया, अपितु काव्य लक्षण के कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल्स दिए हैं, सूत्र दिए हैं। वे क्या है? जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि औदात्य अभिव्यंजना के वैशिष्ट और उत्कर्ष का नाम है और यही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके अवलंब से महानतम कवियों एवं लेखकों ने गौरव लाभ किया। यानी कि औदात्य जो है वह अभिव्यंजना के वैशिष्ट और उत्कर्ष का नाम है और यही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके अवलंब से महानतम कवियों एवं लेखकों ने गौरव का लाभ किया। यानी कि उन्हें गौरवान्वित किया गया है, वे गौरव महसूस करते हैं। उदात्त भाषा का अगला जो रूल है, इनका अगला नियम है, उदात्त भाषा का प्रभाव श्रोता के मन पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता वरन भावों के रूप में पड़ता है। तीसरा नियम इन्होंने क्या दिया कि ये कहते हैं कि उदात्त एक या दो तत्वों की सिद्ध नहीं है वरन रचना के समूचे ताने बाने का आधृत दुसाध्य उपलब्धि है। प्रकृति ही सृजन शक्ति का मूल है। यानी जो प्रकृति है वही सृजन शक्ति का मूल है। कला इस प्रकृति के सौंदर्य का ही रूप है। अगला नियम, प्रकृति अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करने के लिए सजग और सक्रिय रहती है। जब अव्यवस्थाएं फैल जाती है प्रकृति क्या करती है? व्यवस्था की स्थापना करती है। ये इनका नियम है। अब इन्होंने इस प्रकार के कुछ नियम दिए, तो यहां पे हमने 4-5 नियम डिस्कस किए। अब इसके बाद जब इन पर विचार किया जाता है तो इनका एक काव्य लक्षण निकलता है और वह यह है कि जैसे उदात्त काव्य भाषा के माध्यम से, काव्य क्या है? अब काव्य का लक्षण यहां पे बना कि उदात्त काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। यानी कि काव्य क्या है? काव्य उदात्त काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है और उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये इन्होंने, इनका काव्य लक्षण ये उभर कर सामने आता है इनके नियमों पर विचार करने के बाद। अब अगले विद्वान की बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, तो वे हैं ड्राइडन। अब ड्राइडन जो है, ये जॉन ड्राइडन इनका नाम है। ये क्या कहते हैं? इन्होंने काव्य लक्षण किस प्रकार दिया? तो ये कहते हैं काव्य भावपूर्ण तथा छंदोबद्ध भाषा में प्रकृति का अनुकरण है। ये कहते हैं काव्य क्या है? वह भावपूर्ण भाषा में रचा गया हो और छंदबद्ध हो।
वही क्या होगा, वही काव्य होगा। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी क्या कहा है, उनका भी मत देख लेते हैं, अगले जो विद्वान है। इन्होंने कहा कि काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। क्या कहा इन्होंने कहा काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों, काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम क्या है, काव्य है। यहां आलोचना का अर्थ है समग्र जीवन की समीक्षा। तो इस प्रकार ये मत रहा इनका। अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इनकी समय सीमा देख लें। तो ये जो है 1770 से 1800 के बीच में इनका जीवन काल रहता है। तो अब देखते हैं इनके बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता से संबंधित पूर्ववर्ती सिद्धांत वाक्यों को अस्वीकार कर दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो पूर्ववर्ती सिद्धांत दिए गए थे सभी को अस्वीकार कर दिया और नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। वह क्या था कि कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। कविता क्या है इनके अनुसार, अब देखिए ये कहते हैं कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। शांत अवस्था ने भाव के स्मरण से उसका उद्भव होता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। शांत अवस्था में भाव के स्मरण से उसका उद्भव होता है, यानी कि कोई बलवती भावना उत्पन्न हुई कवि के अंदर, फिर जब वह शांत अवस्था में कभी बैठेगा उसे भावमय रूप देकर जब शब्दों में वर्णित करेगा तो एक कविता का निर्माण हो जाएगा। यह इनका विचार है। और आगे क्या कहते हैं कि फिर कवि की संवेदनशीलता और सौंदर्य ग्रहण क्षमता असाधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो कवि होता है वो साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। मानव और मानवेतर प्रकृति का उसे अधिक ज्ञान होता है। उसे मानव से इतर जो प्रकृति है उसका उसे अधिक ज्ञान है, वह उससे अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदी में एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उसी का इन्होंने रूप जो है विस्तृत रूप इन्होंने दिया है। और इन्होंने क्या कहा, मानव और मानवेतर प्रकृति का सबसे अधिक ज्ञान किसे होता है, कवि को होता है। और इन्होंने आगे बताया उसकी कल्पना शक्ति में, जो उसकी कल्पना शक्ति है कवि की, उसमें अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष और मूर्त करने की क्षमता होती है। जो अप्रत्यक्ष है, जो निर्जीव है, उसे भी सजीव कर देने की क्षमता किसमें है, वो कवि में है। वर्ड्सवर्थ की काव्य परिभाषा क्या है इनके हिसाब से, तो इन्होंने कहा कि कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन है, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का सहज प्रतिफलन है। कविता क्या है, कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन है, यानी जो बलवती भावनाएं हैं जब वही उभर कर शब्दों के रूप में समाहित हो जाती है वही क्या हो जाती है, कविता हो जाती है। और स्वच्छंदतावादी प्रकृति का सहज प्रतिफलन भी है कविता। वर्ड्सवर्थ ने काव्य लक्षण में जो अन्य बातें कही वे काव्य परिभाषा पर कम, काव्य की सृजन प्रक्रिया पर ज्यादा प्रकाश डालती है। तो इस प्रकार ये रहा विलियम वर्ड्सवर्थ का मत काव्य लक्षण को लेकर। अगले देखेंगे एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनके क्या मत रहे हैं। कॉलरिज के अनुसार कविता की परिभाषा क्या है, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है। क्या है, आनंद, सत्य नहीं। और रचना के सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो प्रत्येक घटक खंड से प्राप्त होने वाली स्पष्ट सृष्टि के अनुरूप हो। यानी कि संपूर्ण रचना से भी वही आनंद मिलना चाहिए जो खंड से मिल रहा है। कविता की इस परिभाषा में काव्य का मूल प्रयोजन इन्होंने क्या माना है, इन्होंने आनंद को माना है, सत्य को नहीं। सत्य का समर्थन करने वाली परंपरा का खंडन करते हुए कॉलरिज आनंद को काव्य का चरम प्रयोजन मानते हैं। इनका मानना है कि आनंद ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख प्रयोजन है। कॉलरिज के यही विचार, जो इन्होंने कॉलरिज ने विचार प्रस्तुत किया, यही आईए रिचर्ड्स को भी कलात्मक परितोष की ओर ले जाते हैं। और कॉलरिज ने प्रतिभा तथा कल्पना को अभेद माना है। कॉलरिज का विचार क्या है कि
प्रतिभा तथा कल्पना, जो प्रतिभा है और कल्पना ये दोनों क्या है, अभेद्य है, इनमें कोई भेद नहीं है। और इसके बाद अगले विचारक, अगले कवि जो हैं वे हैं शैली, पीबी शैली। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है सामान्यतः कविता को कल्पना की अभिव्यक्त कहा। इन्होंने कहा कि जो कविता है वो कल्पना की अभिव्यक्त होती है। और शैली से भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं ली हंट। ली हंट क्या कहते हैं, कल्पनात्मक आवेग का नाम ही क्या है, कविता है। ये उनसे भी एक कदम आगे हो गए। उन्होंने क्या कहा था, शैली ने कहा कि सामान्य कविता को कल्पना की अभिव्यक्त कहा जा सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। और ये क्या कहते हैं, ली हंट, ली हंट कह रहे हैं कल्पनात्मक आवेग का नाम ही कविता है। अब अगले विद्वान की बात करें तो वो है आईए रिचर्ड्स। आईए रिचर्ड्स ने क्या माना कि काव्य अनुभूति है, जीवना अनुभूति है। काव्य क्या है, अनुभूति है और जीवन की अनुभूति है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने कविता की परिभाषा पर विचार किया। इन्होंने इसमें प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कविता की परिभाषा पर विचार करते हुए कहा कि रिचर्ड्स केवल, यहाँ जो रिचर्ड्स है केवल अनुभूति को कविता मानते हैं। ये क्या कहते हैं, जो अनुभूति है वही कविता है। इसी तर्क से वे कविता की परिभाषा अनुभूति के आधार पर करते हैं। कविता अनुभूतियों का ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषता में भिन्न होती हुई भी किसी विशेषता में एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती। यानी कि कविता अनुभूतियों का ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषता से भिन्न है, लेकिन किसी विशेषता में एक खास मात्रा में भिन्न नहीं है। इसके बाद अगले विचारक, अगले काव्य शास्त्री की बात करें तो वे है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट क्या कहते हैं, इन्होंने एंटी रोमांटिक रवैया अपनाया, अस्वच्छंदवादिता का प्रयोग इन्होंने किया और इन्होंने घोषित किया कि रचना का जितना ही उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही कम होगा। उन्होंने काव्य लक्षण का संकेत इस प्रकार दिया कि एक नया विचार उभर कर सामने आ गया। इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि एक नया विचार बन गया। और एलियट ने कहा कि आप इस पर देखते हैं तो उन्होंने कहा कि कविता या कला कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है। इन्होंने एकदम अलग विचार दे दिया, जो कविता है या कला है वो कवि के व्यक्तित्व का अभिव्यक्त नहीं है। यानी कि कवि अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है कविता में, वह क्या कर रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है। वे मानते हैं कि कविता या कला कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है। वह तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है, जो केवल माध्यम है, व्यक्तित्व नहीं। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्त या पलायन है। एलियट मानते हैं कि काव्य जो है भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से मुक्ति, ये भाव से मुक्ति है या भाव से पलायन है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। काव्य रचना जो है या भाव से मुक्ति है, भाव से पलायन है, और व्यक्तित्व से मुक्ति है, व्यक्तित्व से भी पलायन है। यह इनका विचार है। एक बार मैं इनकी विचारधारा को पूरा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कविता या कला कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्त करनी ही नहीं है। वह तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है, जो केवल माध्यम है, व्यक्तित्व नहीं। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्त या पलायन है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्त नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। तो इस प्रकार इनका ये मत रहा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम में कविता क्या है, इस पर लेकर निरंतर विवाद बना रहा और बहुत वाद विवाद हुआ। इसमें मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी दो विचारधाराएं बन गई, जहां पे मनोविश्लेषणवादी कला के लिए मानते हैं, यानी मानते हैं कला जो है वो कला के लिए ही है, और जो मार्क्सवादी वो मानते हैं कला जीवन के लिए है। तो यहाँ पर दो विचारधाराएं बन गई और निरंतर वाद विवाद होता रहा। और न्यू क्रिटिसिज्म में आगे चलकर नई समीक्षा के दौर में जो विद्वान थे, इन्होंने इस पर बहस किया और एक निष्कर्ष पर ये लोग पहुंचे कि कविता एक शाब्दिक निर्मिति है, अर्थात कविता शब्द है, और अंत में भी यही बात बचती है कि कविता शब्द है। तो इस प्रकार ये तो रही पश्चिमी विचारधारा काव्य लक्षण को लेकर।
अब बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य में क्या काव्य लक्षण प्रस्तुत किए गए, विभिन्न आचार्यों ने, आधुनिक कवियों ने क्या काव्य लक्षण दिए हैं, उन पर बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है आधुनिक हिंदी साहित्य में, उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आता है। और इन्होंने शब्द और अर्थ का संदर्भ व्यापक सामाजिकता से जोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, शब्द और अर्थ को किससे जोड़ दिया, सामाजिकता से जोड़ दिया, और वो भी व्यापक रूप से। भारतीय और पश्चिम काव्य चेतना पर ध्यान देते हुए, जो भारतीय और पश्चिमी काव्य चेतना रही, हमने संस्कृत को देखा और पश्चिमी आचार्यों पर हमने चर्चा की, तो इसको इन्होंने, इस पर ध्यान देते हुए इन्होंने पश्चिमी कवि आलोचक वर्ड्सवर्थ की भांति कविता के लिए बोलचाल की भाषा का प्रतिमान अपनाने की वकालत की। इन्होंने क्या कहा कि जो है कविता के लिए बोलचाल की भाषा अपनाई जाए, बोलचाल का प्रतिमान अपनाया जाए, ताकि वह साधारण व्यक्तियों के सहज समझ में आ सके। और फिर आगे ये मिल्टन की ओर अब झुकाव करते हैं और कहते हैं कविता को सादा, प्रत्यक्ष मूलक और राग युक्त होना चाहिए। यहां सादा से तात्पर्य है झूठे चमत्कारवाद से मुक्ति, झूठे चमत्कृत नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम रीतिकाल में देखते हैं। और कविता में उन्होंने लिखा, उन्होंने जो है उनका एक लेख है कि कवि और कविता, इसमें उन्होंने लिखा कि सादगी, असलियत और जोश, ये तीनों गुण कविता में हो तो क्या ही कहना, अतएव कवि को असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, ये इनका मत था। वे असलियत के साथ कल्पना से नई नई बातों की सूझ का संबंध भी अनदेखा नहीं करते। तो ये मत था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये मानते हैं कि आम बोलचाल की भाषा ही कविता के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। अब अगले विचारक की बात करें तो वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने निबंध कविता क्या है में लिखा कि जो है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यानी जिस प्रकार आत्मा जब मुक्त होती है तो वह ज्ञान दशा को पहुंचती है, और जब हृदय की मुक्ति होती है तो वह रस दशा पर पहुंचता है। हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावावेग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। और अब अगले विचारक की बात करें, अगले कवि की बात करें तो वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने स्वच्छंदतावादियों के ढंग से काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की कि कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, ऐसा इन्होंने अपने काव्य में कहा कि तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। काव्य अभिव्यक्ति है, यह धारणा प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ने भी व्यक्त की है। उन्होंने भी यही सेम चीज कविता के लिए स्वीकार की है। छायावाद को सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के मूल से जोड़कर जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा। प्रसाद जी ने कहा कि जो काव्य है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य परिभाषा को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को अपने मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। इस परिभाषा में सौंदर्य एवं सत्य के सामंजस्य के लिए प्रतिभा अनुभूति का पर विशेष बल प्रसाद जी ने दिया है। तो ये तो रही बात जयशंकर प्रसाद की। अब बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की। इन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किया काव्य को लेकर, तो वे कहते हैं काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। प्रगतिवादी काव्य प्रक्रिया को छायावादी काव्य प्रक्रिया से
भिन्न मानते हुए उन्होंने लिखा कि रोमांटिक कवियों की भांति आवेश युक्त होकर आज का कवि भावों के अनायास स्वच्छंद अप्रतिहत प्रवाह में नहीं बहता। इसके विपरीत वह किन्हीं अनुभूत मानसिक प्रक्रियाओं को ही व्यक्त करता है। कभी वह इन प्रक्रियाओं की मानसिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, कभी वह उस रूपरेखा में रंग भर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्याकुलता या आवेश का अनुभव नहीं करता। होता यह है कि वह अपने आवेश या व्याकुलता को बांधकर, नियंत्रित कर, ऊपर उठाकर उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदनात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। काव्य सृजन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियों का हाथ होता है, ऐसा गजानन माधव मुक्तिबोध मानते हैं। इसीलिए उसे सांस्कृतिक प्रक्रिया कहा गया है। वे कविता को इसीलिए सांस्कृतिक प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि शक्तियों का हाथ होता है। जो कवि देखता है उसी का वर्णन वह करता है। और इसके बाद अगले विचारक की बात करें तो वे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने प्रगति और परंपरा पुस्तक में माना है कि काव्य एक महान सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती है। कविता सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है। हिंदी के अधिकांश आरंभिक प्रगतिवादी जो कार्डवेल की मान्यता को मानते रहे कि, और कार्डवेल मान्यता क्या थी कि साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी सीपी में पलता है। तो इस प्रकार ये रहा काव्य लक्षण, उसकी परिभाषा, काव्य क्या था उसकी परिभाषा, संस्कृत आचार्यों ने क्या मत प्रस्तुत किया, पाश्चात्य विद्वानों ने क्या मत प्रस्तुत किया और आधुनिक हिंदी साहित्य के आचार्यों ने क्या मत प्रस्तुत किया। आशा है ये बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आप इसे एक दो बार सुने रहेंगे, देखे रहेंगे तो परीक्षा हाल में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और उत्तर पुस्तिका में अच्छे उत्तर लिख पाएंगे और बढ़िया अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो मददगार रहा है, हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। किसी और नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।